Hello, I am Kavita Singh. Welcome back to Lucid Lectures. Today we will learn about the antibodies, the army of the B cells, okay, that are secreted against the antigens. In this topic, we will go through the things that we already know about the antibodies. So let's start. As we know that antibodies are denoted by the capital A and small b. They are also known as the immunoglobulins. इनको immunoglobulins भी बोलते हैं. And the abbreviation that we use for the immunoglobulin is the capital I and small g. Okay. So जैसे हम एंजाइम्स को देखते ही, उनका नाम देखते ही हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर थिंग क्या है, एंजाइम है. जैसे आप प्रोटीएज हुआ, लाइगेज हुआ, वैसे प्रोटीन्स को उनके नाम को ही देखते ही हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, प्रोटीन है, क्योंकि उनके एंड में क्या लगा होता है, इन लगा होता है. जैसे एंजाइम्स होते हैं, उनके नाम के एंड में क्या लगा रहता है, एज लगा रहता है, तो हमें पता चल जाता है दिस पर्टिकुलर थिंग इज द एंजाइम. वैसे जो प्रोटीन्स होती हैं उनके एंड में क्या लगा रहता है, इंस लगा रहता है. ओके. सो नाम को ही देखते ही पता चल रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन देखते ही पता चल रहा है कि एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन्स है. ओके. क्या है, प्रोटीन्स है. दे आर प्रोटीन्स. ओके. और अगर कोई भी चीज प्रोटीन होती है, इफ समथिंग इज प्रोटीन, इट विल मेक द स्ट्रक्चर. ऐसा नहीं है कि प्रोटीन है तभी स्ट्रक्चर बनाएगा. ओके. एज इट इज द पॉलीमर, तो ये कुछ स्ट्रक्चर, प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. ऑब्वियस है, ये भी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है. ये वाई शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है एंटीबॉडी जो होती है. ओके. अब ये जो वाई शेप बन गया, एज आई हैव सेड कि प्रोटीन्स क्या होती है, पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड. तब ये वाई शेप बन रहा है, तो इसमें पेप्टाइड चेन्स लगी होंगी, और पेप्टाइड चेन्स किसकी बनी होंगी, अमाइनो एसिड्स की बनी होंगी. जब ढेर सारी अमाइनो एसिड एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं विद द पेप्टाइड बॉन्ड, दे फॉर्म्स द पेप्टाइड. और जब पेप्टाइड चेन्स अटैच्ड होती हैं एक साथ, दे फॉर्म्स द पॉलीपेप्टाइड. और ये जो वाई शेप होता है एंटीबॉडीज का, इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. ओके. 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ देख के ही हमें पता चल रहा है. ओके. 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. तो एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन है. प्रोटीन है तो स्ट्रक्चर बना रही है. स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, वाई शेप का बन रहा है. अब ये वाई शेप बनाने के लिए कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स लग रही हैं, 4 लग रही हैं. ओके. अब ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, इसमें भी 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होती है, 2 हैवी चेन्स होती हैं जो कि आइडेंटिकल होती हैं टू ईच अदर. 2 लाइट चेन होती है जो कि आइडेंटिकल होती हैं टू ईच अदर. सो दिस 4 आउट ऑफ दिस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 आइडेंटिकल heavy chains are there in Y shape, 2 identical light chain is there in Y shape. और इन दोनों को, लाइट चेन और हैवी चेन को, एज दे आर 2 इन नंबर, इनको साथ में हम H2L2 बोलते हैं. H2L2. ओके. सो अभी हमें पता चल गया एंटीबॉडीज प्रोटीन्स है. प्रोटीन से भाई वो कुछ शेप बना रही है, शेप बना रही है, वाई शेप बना रही है. वाई शेप बनाने के लिए पॉलीपेप्टाइड की जरूरत होगी. कितनी पॉलीपेप्टाइड, 4 पॉलीपेप्टाइड्स की जरूरत होगी. अब ये स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में, ओके. अभी जो वाई शेप का स्ट्रक्चर है, ये हमारी बॉडी में किसी नट बोल्ट या रस्सी से तो बंधा हुआ नहीं होगा. टू स्टेबिलाइज दिस स्ट्रक्चर वी नीड सम बॉन्ड, और दिस पॉलीपेप्टाइड नीड सम बॉन्ड टू स्टेबिलाइज इन दिस स्ट्रक्चर. सो इसको स्टेबलाइज करने के लिए जिस बॉन्ड की जरूरत होती है, दैट आर द डाइसल्फाइड बॉन्ड. ठीक है. ये 4 पॉलीपेप्टाइड अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे. वाई शेप में इसको स्टेबलाइज करने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड की जरूरत होती है. डाइसल्फाइड बॉन्ड. ओके. और ये जो वाई शेप होता है प्रोटीन का, या फिर आपको एंटीबॉडी प्रोटीन का जो वाई शेप होता है, ये सिंगल वाई शेप को हम मोनोमर बोलते हैं. ओके. यहाँ पे हम टिपिकल केस की बात कर रहे हैं. ओके. सो नेक्स्ट, वी ऑलरेडी नो दैट
कि एंटीबॉडीज सिक्रीट कहाँ से होती हैं? एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल से सिक्रीट होती हैं। फर्स्ट एंटीजन प्रेजेंट होता है टू द टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स क्या करती हैं? बी सेल्स को एक्टिवेट करती है। बी सेल्स आफ्टर एक्टिवेशन चेंजेस इनटू द प्लाज्मा सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स सिक्रीट्स द एंटीबॉडीज। ओके, तो बी सेल आफ्टर एक्टिवेशन चेंजेस इनटू द प्लाज्मा सेल्स एंड प्लाज्मा सेल सिक्रीट्स द एंटीबॉडी। ओके, और अगर हम सिंगल प्लाज्मा सेल की बात करें तो ये अपनी लाइफ साइकिल में मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज सिक्रीट कर सकती है। ओके, मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज। सो दिस इज सम बेसिक अबाउट द एंटीबॉडीज। ओके, नाउ हियर जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं, ओके, टू टाइप्स की एंटीबॉडीज सिक्रीट करती है। दे सिक्रीट टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। ओके, एक तो होता है सिक्रेटरी फॉर्म, सिक्रेटरी फॉर्म, एंड सेकेंड होता है हमारा रिसेप्टर फॉर्म, रिसेप्टर। ओके, वी विल नीड दिस थिंग, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर। प्लाज्मा सेल्स टू टाइप की एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं, सिक्रेटरी फॉर्म और रिसेप्टर फॉर्म। अब सिक्रेटरी फॉर्म में क्या होता है? सिक्रेटरी फॉर्म में जो वाई शेप था वो फ्री रहता है। ठीक है, ये वाई शेप जो होता है वो फ्री होता है, हमारे किसी भी बॉडी फ्लूइड में फ्रीली फ्लोट करेगा। और रिसेप्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो हमारी सेल है, ये जो वाई शेप है उसकी सरफेस से अटैच्ड रहता है, और इस केस में ये जो एंटीबॉडी है वो एज अ रिसेप्टर वर्क करती है। ओके, एलर्जी तक आप ये बात समझ जाओगे, अप टू दी एलर्जी। ओके, सो सिक्रेटरी फॉर्म क्या होता है? जिसमें वाई शेप फ्री होता है, और रिसेप्टर फॉर्म में क्या होता है? जिसमें जो वाई शेप है, जो अमाइनो एसिड का एक मोनोमर है, वो हमारी सेल की सरफेस से अटैच रहता है। ओके, दिस इज अ लिटिल इंट्रो अबाउट द एंटीबॉडीज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडीज। फॉर डिस्कसिंग दैट आई हैव ऑलरेडी मेड द डायग्राम फॉर द कन्वीनियंस। So here clearly you can see two heavy chains identical to each other, heavy chain, फिर एक लाइट चेन होगी identical to each other। ठीक, और इनको स्टेबलाइज करते हुए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक, एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि अगर अमाइनो एसिड या प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है, तो वहां पे एक हमारा अमाइनो टर्मिनस होता है, कार्बोक्सिल टर्मिनस होता है। तो ये सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, तो एक अमाइनो टर्मिनस होगा, एक कार्बोक्सिल टर्मिनस, अमाइनो टर्मिनस, कार्बोक्सिल टर्मिनस। ओके, सो अदर देन चेन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, अमाइनो टर्मिनस एंड कार्बोक्सिल टर्मिनस, वी विल नाउ डिस्कस सम मोर थिंग अबाउट द एंटीबॉडीज। ठीक, सो एंटीबॉडीज के फंक्शन पे आते हैं। एंटीबॉडीज का मेन फंक्शन क्या था? हमें पहले ही पता है, एंटीबॉडीज का मेन फंक्शन होता है टू रिमूव द एंटीजन। ओके, सो एंटीजन क्या होता है? लाइक एंटीजन, अगर आप उनसे उनकी एनालॉजी मेंटेन करो तो एंटीजन भाई इजीली तो हमारी बॉडी से निकलते नहीं है। अगर आपके घर में कोई जबरदस्ती आ जाए तो उसको पकड़ के निकालना पड़ता है। सच थिंग्स हैपन विद द एंटीजन, वो हमारी बॉडी में क्या जबरदस्ती है। ठीक, तो उनको फोर्सफुली निकालना, पकड़ के निकालना। तो अगर किसी चीज को पकड़ के निकालना है और हमारे पास उसके लिए एंटीबॉडी है, तो वो उससे ऑब्वियसली बात है अटैच्ड होगी, या फिर उसके पास पकड़ने के लिए कोई पार्ट होगा। ओके, सो द पार्ट दैट अटैचेस और बाइंडेड, या फिर आपको जो पकड़ता है एंटीजन, इज नोन एज द एंटीजन बाइंडिंग साइड इन द एंटीबॉडी। और वो कहाँ पे होता है? जो इसकी टिप्स होती है वाई शेप की, वहीं पर। ओके, सो जो एंटीजन से बाइंड करेगा पार्ट एंटीबॉडी का is known as the antigen binding। ओके, और ये जो टिप्स होती हैं एंटीबॉडी की वाई शेप की, वही होती है। बहुत टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं, जो एंटीजन से हमारी एंटीबॉडी का पार्ट बाइंड करता है, दैट इज आल्सो नोन एज दी। ओके, ये सब तो पहले से हमें। सो नेक्स्ट, ये जो पार्ट एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो हमारे इस पार्ट में। ठीक,
अगर हम इसको आर्म कह दें, इस स्ट्रक्चर को कहें कि वो वाई शेप का ये आर्म हो गया, ये इसका ट्रंक हो गया, ठीक। तो जिस पार्ट में अगर हम ये आर्म कह दें, तो जो आर्म होती है, जिस पार्ट में एंटीजन बाइंडिंग साइट या फिर पैराटॉप होता है, उस पार्ट को, उस फ्रेगमेंट को या फिर उस आर्म को हम कहते हैं फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। दैट इज ऑल्सो नोन एज द फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग और फैग, बिकॉज दिस पार्ट्स कैरीज द पैराटॉपिज्म। फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, ओके। सो जब हम इंट्रो पार्ट कर रहे थे, ओके, ऑप्सोनाइजेशन में या कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेशन में मैंने कहा था कि कभी कभी क्या होता है, या कभी कभी नहीं, जब एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड कर लेती है तो समटाइम इट इटसेल्फ नॉट एबल टू रिमूव द एंटीजन। तो ये क्या करती है, कुछ सेल्स को बुलाती है, कुछ फेगोसिटिक सेल्स को बुलाती है। अच्छा, सेल्स आ गई तो उनके पास भी तो कोई पार्ट होना चाहिए टू अटैच विद द एंटीबॉडीज, ओके। और एंटीबॉडी के पास भी कुछ पार्ट होना चाहिए सो दैट इट कैन अटैचेस विद द इम्यून सेल्स। सो उसके लिए जो पार्ट होता है हमारी एंटीबॉडी में, वो ये होता है, वाई शेप का ट्रंक होता है, जो कि किससे अटैच हो करता है, या तो ये किसी WBC से अटैच करेगा या तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से अटैच करेगा, ठीक, ओके। और ये जो ट्रंक पार्ट होता है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग इट इज नोन एज द FC रीजन और फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं, FC पार्ट बोलते हैं और FC फ्रेगमेंट बोलते हैं और फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। फ्रेगमेंट ऑफ, शॉर्ट में FC और फुल में फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो जो पार्ट एंटीबॉडी का जिसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट है उसको बोलते हैं फैग, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। और जो पार्ट जिसके पास सेल से बाइंड करने के लिए या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से बाइंड करने के लिए साइट है, या फिर रिसेप्टर से, या फिर उस सेल के पास रिसेप्टर होंगे, या फिर जो पार्ट इम्यून सेल्स या फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से बाइंड करता है, उसको हम बोलते हैं FC रीजन और फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके। ओके, सो from when we are starting to discuss the adaptive immunity, we are aware that the adaptive immunity is able to specify the antigen. It is able to kill the antigen according to it. So उस टाइम पे मैंने बोला भी था, क्यों, क्योंकि इसका जो पैराटॉप रीजन होता है वो क्या होता है, बहुत ही वेरिएबल होता है, ठीक है, बहुत ही वेरिएबल होता है। सो जो पैराटॉप रीजन होता है वो हमारा इतना पोर्शन होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का। बिकॉज ऑफ दैट वेरिएबिलिटी और वेरिएशन, दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज द वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन। और ये इतना वेरिएबल होता है कि समटाइम इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर वेरिएबल रीजन, हाइपर वेरिएबल रीजन, ओके। अब क्योंकि ये वेरिएबल होता है, ये अकॉर्डिंग टू एंटीजन होता है या फिर आपको वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल का अपोजिट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। रेस्ट पार्ट जो हमारा होता है किसी टिपिकल केस में सेम होता है, ओके। इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, वेरिएबल का अपोजिट कांस्टेंट रीजन, ओके। बिकॉज ऑफ द वेरिएबिलिटी, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन, दिस पार्ट इज नोन एज द वेरिएबल रीजन एंड दिस पार्ट इज नोन एज द कांस्टेंट रीजन, ओके। कांस्टेंट रीजन, यहाँ पे तो साइड के हिसाब से था डिवीजन आर्म का, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग साइट थी इसलिए इसको हम बोल रहे थे फैब। यहाँ पे ये पार्ट सेल से बाइंड करेगा या फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से बाइंड करेगा, इसलिए हमको FC रीजन या फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे थे। ये पार्ट बहुत ही वेरिएबल होता है इसलिए इसको वेरिएबल रीजन बोल देते हैं, और ये वेरिएबल नहीं होता है तो वेरिएबल का अपोजिट कांस्टेंट रीजन, ओके। दिस इज इट। One more thing about the variable reason, okay? So along with variable, ये क्या होता है, स्पेसिफिक भी होता है। थोड़े से
अपोजिट वर्ड लग रहे हैं, वेरिएबल और स्पेसिफिक। हम बोले कि भाई टेस्टी भी और तीखा भी है, या ओके, तो दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं, वेरिएबल भी है और स्पेसिफिक भी है। ओके, इसको ऐसे समझेंगे। सपोज कि मार्केट में बहुत सारे टाइप के लॉक अवेलेबल होते हैं, ताले बहुत सारे टाइप के होते हैं, छोटे बड़े, आप कलर लेना चाहो कलर के भी होते हैं। ओके, एज पर योर नीड यू कैन बाय। और बट लेकिन हर ताले की अपनी एक स्पेसिफिक चाबी होती है, ऐसा नहीं कोई ताला किसी से भी खुल जाएगा। लाइक एस ये वेरिएबिलिटी जो है मार्केट में, जो अवेलेबिलिटी और टाइप ऑफ लॉक की अवेलेबिलिटी है, वो आप इससे एनालॉजी मेंटेन कर सकते हो कि जो वेरिएबिलिटी है लॉक की वो इससे हो गई। ठीक है, कि ये वेरिएबल है। ओके, दिस रीजन इज वेरिएबल, लेकिन ये स्पेसिफिक है फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन। ओके, दैट्स वाई, फिर से करते हैं इसको, वेरिएबल है एज लॉक, ठीक, स्पेसिफिक है फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन। ओके, दैट्स वाई जो हमारा ये वेरिएबल है, आप अगर नोट्स बनाना यू कैन राइट देयर कि वेरिएबल रीजन एज लॉक, या फिर आप लिख सकते हैं एनालॉगस टू लॉक, एनालॉगस। ठीक, और ये जो स्पेसिफिक है, यहाँ पे एक एंटीजन बना लेते हैं। ओके, स्पेसिफिक है, सपोज ये हो गया एंटीजन। ठीक, ओके, स्पेसिफिक किसके लिए, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन। सो हियर वी कैन राइट दी की। ठीक, ये लॉक हो गया तो ये क्या हो गई, एंटीजन क्या हो गया हमारा, की हो गया। ओके, सो ऑल दो ये रीजन वेरिएबल होता है, और यही से हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एबिलिटी मिलती है यहाँ से, प्लस जो सीटीसी सेल्स के रिसेप्टर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वहां से, कि ये क्या कर सकती है, स्पेसिफिक होती है, डाइवर्सिटी शो कर सकती है, किसी भी एंटीजन के अकॉर्डिंग उसको किल कर सकती है। ओके, सो दिस इज व्हाट। ओके, वन मोर थिंग, जो एंटीबॉडी का पार्ट होता है which used to bind with the antigen is known as the paratope, and the part of antigen which binded with the antibody is known as the epitope. Okay, that's it. तो एक टिपिकल, जैसे हमने कहा था कि हमारा जो एक वाई शेप होता है वो क्या होता है, एक टिपिकल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो एक वाई शेप के स्ट्रक्चर में कितने फैब रीजन होते हैं, 2 फैब रीजन होते हैं एंड 1 FC रीजन होता है। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडीज और आइसोटाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। टाइप्स, आइसोटाइप्स इसलिए बोल रहे हैं टाइप्स और आइसोटाइप्स क्योंकि सब में हमारा वाई शेप ही होता है। अभी देखना है कि किसमें एक दो है, 2 एंटीबॉडीज ऐसी हैं जिसमें 5 वाई शेप्स होते हैं और एक में 2। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर आइसोटाइप्स, टाइप्स और आइसोटाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, सो 5 टाइप्स की होती हैं एंटीबॉडीज, हमारी 5 टाइप्स की होती हैं, और हमें पहले से ही पता है the abbreviation that we going to use here now, IG. ओके, और उनको राइट करना हो तो वी कैन यूज द ट्रिक GAMED, GAMED, क्योंकि 5 टाइप्स की जो होती हैं वो पहली तो GAMED, यही 5 टाइप्स हैं एंटीबॉडीज के। ओके, या फिर आइसोटाइप्स हैं IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, एंड बेस्ट थिंग इज दैट कि अपने क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक्सेप्ट दीज 2। ओके, इनको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अदरवाइज दीज आर इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा कौन सी होती है, जी होती है, दे आर अबाउट 80%। नेक्स्ट IgA होती हैं, दे आर अबाउट 13%। नेक्स्ट M 6% ये होती हैं, और ये 0.002%, and they are about 0.02%. Okay, although most of the things from the isotypes of antibodies, except some special features, does not ask in the exams, but it can be a good page of your notes.
So they are about 80%, they are about 13 and 6% and 0.002% and 0.02%. और ये जो लेटर्स है, ऑल्दो यहाँ पे हम इंग्लिश में लिखते हैं, ये हमारे कुछ ग्रीक वर्ड से लिया गया, जैसे गामा से जी, अल्फा से ए, म्यू से एम, एप्सिलॉन से ई एंड डेल्टा से डी. ओके, नेक्स्ट, they are made up of single Y shape or the more than one Y shapes. So IgG जो होती है वो मोनोमर होती है, which means एक सिंगल Y shape उनको बनाता है. IgA जो होती हैं they are dimer. ओके, इनको दो Y shapes बनाते हैं. Two Y shapes attached together make the IgA. IgM जो होती हैं वो पेंटामर्स होती हैं. पेंटामर 5 Y shapes बनाएंगे. 1 2 3 4 5. यहाँ पे 5 Y shapes attached होते हैं. The diagram is quite rough, somewhat like that. Okay, IgE भी मोनोमर्स होती हैं and IgD also are monomers. Okay, before we jump into their special feature, मैं यहाँ पे इनके कुछ वेट्स भी लिख देती हूँ. ओके, IgG सबसे लाइट होती हैं, दे आर अबाउट 150 किलो डाल्टन. डायमर है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी, 385 किलो डाल्टन. ओके, ये पेंटामर है, सबसे ज्यादा होती है, 910 किलो डाल्टन. एंड IgE आर 190 किलो डाल्टन. IgD आर अबाउट 180 किलो डाल्टन. ठीक, Now we will see some special feature of each. Okay, IgG और A के बारे में तो शायद हम पहले ही पढ़ चुके हैं. IgG are the antibodies that are able to cross the placenta. That are able to cross placenta. Okay, सिर्फ स्पेशल फीचर यहाँ पे लिखेंगे. IgA जो होती हैं they are present in body fluid. प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड. तो बॉडी फ्लूइड कौन कौन से हो गया? टीयर हो गया, सलाइवा हो गया, क्लोस्ट्रम आपको पहले से पता है, ब्रेस्ट मिल्क क्लोस्ट्रम हो गया, म्यूकस हो गया, एक्सेट्रा. ओके, IgM जो होती हैं, दीज आर द वेरी फर्स्ट, these are the antibodies that are secreted very first, either in primary response or in secondary response. First releasing antibodies. Okay, next IgE. IgG होती हैं, E जो होती हैं, इनका जो FC रीजन, ठीक है, उसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर होता है वो बेसोफिल और मास्ट सेल की सरफेस पे होता है. Okay, so they have mast cells and basophils have receptors for IgE. Okay, and जो D होती है, as I was saying, when I was saying that कि प्लाज्मा सेल्स 2 टाइप्स की एंटीबॉडी सीक्रेट करती हैं. तो IgD जो होती है मोस्टली रिसेप्टर फॉर्म में होती हैं, ये मोस्टली बी सेल के रिसेप्टर की तरह वर्क करती हैं. दे आर और इनका कोई ज़्यादा फंक्शन पता नहीं है, मोस्टली इन रिसेप्टर फॉर्म. Okay, so the trick to remember that कि हमारी, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी एंटीबॉडी है that is able to cross the placenta, तो हमें ये तो पता है कि 2 ही एंटीबॉडीज हैं that passes from mother to the
बेबी, एक तो जी होती है, एक ए होती है। जी प्लेसेंटा पर क्रॉस करके जाती है और ए जो है क्लोस्ट्रम या फिर ब्रेस्ट मिल्क से जाती है। ओके, सो to remember these things you can use the trick that I have previously said, getting in advance. Okay, getting G एक तो मिलती है जो प्लेसेंटा से मिलती है फीटस को, ए जो कि बेबी को मिलती है फ्रॉम द क्लोस्ट्रम। ओके, माय पर्पस टू राइटिंग दीज थिंग्स, स्पेशली दीज थिंग्स एंड दिस इज दैट कि हमें ये तो पता होता है कि भाई प्लेसेंटा से कौन क्रॉस करती है, जी जाती है। ओके, और क्लोस्ट्रम में कोस्ट्रम से कौन पास होती है, ए जाती है। ओके, सो हियर माय पर्पस इज दैट कि बाकी क्यों नहीं प्लेसेंटा से क्रॉस कर सकती है, जी ही क्यों क्रॉस करती है। ओके, सो फॉर दैट आप देख सकते हो कि जी ही एंटीबॉडी है जो कि IgG है, जो कि क्या है, सबसे लाइट है, सबसे लाइट है, मोनोमर है, प्लस ये ब्लड में सबसे ज्यादा है। ओके, दैट्स व्हाई दे एबल टू क्रॉस द प्लेसेंटा। बाकी रिसेप्टर का रीजन यू विल मे गेट टू स्टडी व्हेन यू विल परस्यू द मेडिसिन, बट हियर IgG ही क्यों क्रॉस कर पाती है प्लेसेंटा, बिकॉज दे आर द लाइटेस्ट, दे आर मोनोमर, एंड वन मोर थिंग, बिकॉज दे आर मोस्ट अबंडेंट इन द ब्लड। ओके, और क्लोस्ट्रम से ए क्यों जाती है, बिकॉज क्लोस्ट्रम क्या है, टाइप ऑफ फ्लूइड है, और फ्लूइड में ही हमारी IgA होती है। ओके, नेक्स्ट, हमारा इम्यून सिस्टम सबसे पहले, ओके, इफ यू हैव रिमेंबर दैट ग्राफ, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का ग्राफ याद हो तो चाहे प्राइमरी रिस्पॉन्स हो चाहे सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो, ठीक है, चाहे प्राइमरी रिस्पॉन्स हो और चाहे सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो, सबसे पहले कौन सिक्रेट करती है, एम सिक्रेट करती है। क्यों, अभी हमने देखा, यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या होती है, पेंटामर, क्या होती है, पेंटामर होती है, विच मीन्स 5 वाई शेप, ठीक, और 1 वाई शेप में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ओके, तो एक वाई शेप एक पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ 2 एंटीजन से बाइंड कर सकता है, लेकिन जो हमारी पेंटामर है या फिर एम है, एम एंटीबॉडी है, इट कैन बाइंड 10 एंटीजन एट वन टाइम। ओके, दैट्स व्हाई आवर इम्यून सिस्टम सिक्रेट्स IgM एट वेरी फर्स्ट, चाहे वो प्राइमरी रिस्पॉन्स हो चाहे सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो, सबसे पहली एंटीबॉडी जो सिक्रेट होती है वो एम होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके पास एंटीजन बाइंडिंग साइट ज़्यादा होती है। ओके, तो हमारे इम्यून सिस्टम को और क्या बनाती हैं, इफिशियंट बनाती हैं। आवर इम्यून सिस्टम इज वेरी ल्यूसिड, चालाक। ओके, नेक्स्ट, अब ये IgE जो होती है, ओके, हमेशा सुनने में आता है दैट IgE नंबर इंक्रीजेज इन एलर्जी एंड व्हाट, ओके, एलर्जी काइंड ऑफ थिंग्स। क्यों, क्योंकि जो मास सेल्स होती हैं, अभी एलर्जी में हम पढ़ेंगे भी, तो मास सेल्स होती हैं और बेसोफिल्स होती हैं, उनकी सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उससे सिर्फ IgE ही बाइंड कर पाती है। ओके, IgD का बहुत ज़्यादा फंक्शन पता नहीं है, दे आर बेसिकली वर्क एज द सेल सरफेस रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट we will discuss about the function or how does the antibodies perform their work. Okay, so function, और एंटीबॉडी, ठीक, अच्छा, एंटीबॉडीज का मेन फंक्शन क्या होता है, एज आई वाज सेइंग कि भाई एंटीजन तो जबरदस्ती घुसा है, आसानी से तो निकलता नहीं है, तो एंटीबॉडीज को क्या करना होता है, उनको पकड़ के निकालना होता है, इसीलिए उनके पास एंटीजन बाइंडिंग साइट भी होती है। ओके, एक और एनालॉजी मेंटेन कर सकते हैं, अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को क्या बना दें, पुलिस बना दें, ठीक, हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, पुलिस। ओके, तो पुलिस क्या करता है, सबसे पहले अगर उसको कोई चोर मिला, ठीक है, किसी को उसने पकड़ा, किसी क्रिमिनल को पकड़ा, तो सबसे पहले क्या करता है, वो हैंडकफ्स लगा देता है, हैंडकफ्स लगा देता है। ओके, सेम थिंग डज बाय योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी का पुलिस, ठीक, और एंटीबॉडीज क्या है, हैंडकफ्स, ठीक है। जैसे ही इम्यून सिस्टम को कोई एंटीजन दिखता है, एज सून एज इट स्पॉट एनी एंटीजन, ये क्या करता है, एंटीबॉडीज को कहता है कि उनसे बंध जाओ, ठीक है। अब जैसे लाइक पुलिस क्रिमिनल्स को हैंडकफ्स पहना देता है, दे आर नॉट एबल टू टू कॉज मोर डैमेज,
वैसे ही जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम किसी एंटीजन को हैंडकफ्स, एंटीबॉडी का हैंडकफ्स पहना देता है, दैट एंटीजन इज नॉट एबल टू कॉज मोर डैमेज। ओके, और ये बाइंडिंग या फिर जो अटैचमेंट होता है एंटीजन का, सॉरी एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ, ये कैसे कैसे एंटीजन को रिमूव करता है, दैट वी गोना सी दैट। उसके 5 तरीके होते हैं, 5 वेज होते हैं। ओके, ऑल्दो हर तरीके में, हर टाइप में क्या होगा, दिस इज नेसेसरी द बाइंडिंग ऑफ द एंटीजन विद द एंटीबॉडी। ओके, पहला तो हमारा होता है बाय विच आर एंटीबॉडीज रिमूव द एंटीजन इज द न्यूट्रलाइजेशन। ओके, सेकंड एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन। ओके, थर्ड ऑप्सोनाइजेशन। फोर्थ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। ओके, एक्टिवेशन। एंड लास्ट इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट and cell mediated cytotoxicity। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि हैंडकफ्स लगते ही क्या होता है, द क्रिमिनल इज नॉट एबल टू कॉज मोर डैमेज। ठीक है, वो अगर चोरी कर रहा है तो दूसरी चोरी नहीं कर सकता, कुछ और कर रहा है तो कुछ और नहीं कर सकता। लाइक एज अगर एक बार एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड हो गई तो वो क्या कर देती है, उसको रोक देती है, एंटीजन को रोक देती है टू इन्फेक्ट द टारगेट से। और जब ऐसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, व्हेन द बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी विद एंटीजन, ओके, स्टॉप इट to reaching to the target cell or to infect the target cell, that thing is known as the neutralization। ओके, बाइंडिंग हुई। अब इसका एक फायदा क्या हुआ कि एंटीजन टारगेट सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। सेकंड क्या होता है, एग्लूटिनेशन। अब हमें पता है कि एंटीबॉडी का मेन काम क्या है, एंटीजन से बाइंड करने का। ठीक है, उसके अलावा उसके पास तरीका नहीं है, बट उसी के बेसिस पे वो एंटीजन को निकालती है। ठीक, सो 2 साइट हो गई। सपोज ये एंटीजन है, ठीक, ये एंटीबॉडी है, ये ढेर सारे एंटीजन बना देते हैं यहाँ पे। जब ऐसा कुछ होता है, ढेर सारी एंटीबॉडीज और ढेर सारे एंटीजन्स के साथ क्या कर ले, बाइंडिंग कर ले, तो उसको हम बोल देते हैं एग्लूटिनेशन। द बाइंडिंग ऑफ द मोर देन 1 or 2, 3 एंटीबॉडीज विद मोर देन 3 एंटीजन्स इज नोन एज द एग्लूटिनेशन। ओके, तो एक एग्रीगेट सा बना देता है। एंड व्हेन सच थिंग्स हैपन, व्हेन मोर देन 2, 3 एंटीबॉडीज बाइंडेड विद द मोर देन 3 to 4 एंटीजन्स, दे फॉर्म अ एग्रीगेट। वो क्या बना देते हैं, एक एग्रीगेट बना देते हैं। उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। और ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन ब्लड टेस्टिंग, जो स्लाइड ब्लड टेस्टिंग होती है, उसमें यही बेसिस होता है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये एग्लूटिनेशन का जो वर्क है वो आईजीएम बहुत अच्छे से करती है। ये आपको पता ही चल गया होगा, क्यों, क्योंकि आईजीएम के पास साइट ऑफ बाइंडिंग ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन थोड़ा पहले से हम जानते हैं, बाइंडिंग हो रही है, ये एंटीजन है, इससे एंटीबॉडी ने बाइंड कर लिया। बाइंड करने के बाद इन सर्टेन केसेस क्या करती है, एंटीबॉडी सिग्नल देती है डब्ल्यूबीसी, फैगोसिटिक डब्ल्यूबीसी से। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फैगोसिटिक सेल को, ठीक, दैट कम एंड इनगल्फ दिस मच स्ट्रक्चर। ओके, जो इसने एंटीजन के साथ बाइंड किया अलोंग विद एंटीबॉडी, उसको क्या कर लो, फेगोसाइटाइज कर लो। तब हम उसको क्या बोल देते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। ओके, सम टाइम ये जो होता है इसको बोलते हैं ऑप्सोनिन डिपेंडेंट फेगोसाइटोसिस, जिसमें अब क्या है, हमारी एंटीबॉडी कैसे वर्क कर रही है, एज अ ऑप्सोनिन। वो एंटीजन से अटैच्ड हो रही है और फेगोसिटिक सेल्स को क्या कर रही है, सिग्नल दे रही है फॉर द फेगोसाइटोसिस। In that case, the process is known as the opsonization. Okay, next.
कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। अब भाई इसने एंटीबॉडी है, इसने एंटीजन से बाइंड कर लिया, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया, 2-3 तरीके हो गए। अब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम होता है बेसिकली अगर हम क्लासिकल की बात करें तो उसका तो एक्टिवेशन ही नहीं स्टार्ट होता है। जब तक एंटीजन की सरफेस से एंटीबॉडी जाके बाइंड नहीं होती है तब तक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को सिग्नल नहीं मिलता दैट वी हैव टू एक्टिवेट। और जैसे ये होता है, ये एंटीबॉडी सिग्नल देती है, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का कैस्केड स्टार्ट हो जाता है। सो वन मोर फंक्शन इन दी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। और हम देख रहे हैं सब में ही क्या है, बाइंडिंग नेसेसरी है। नेक्स्ट, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। ओके, तो भाई बाइंडिंग हो गई, इसने एंटीजन को स्टॉप कर दिया टू इन्फेक्ट दी टारगेट सेल। फिर अगर ज़्यादा एक साथ एंटीजन है, एग्लूटिनेशन कर दिया, एक साथ एग्रीगेट बना दिया। अच्छा, ये एग्रीगेट का फ़ायदा क्या होता है? एग्रीगेशन तो हमने पढ़ लिया। एग्रीगेट क्या होता है, जब ढेर सारे एंटीजन हैं, ढेर सारी एंटीबॉडीज़ हैं, तो हमारा जो स्प्लीन है और किडनी है उसके लिए ईजियर हो जाता है उसको रिमूव करना, उसको ब्लड में फिल्टर करना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्सोनाइजेशन में हमने देखा कि बाइंडिंग एंटीजन के साथ एंटीबॉडी की बाइंडिंग कैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है। सॉरी, ऑप्सोनाइजेशन में हमने देखा कैसे एंटीजन की बाइंडिंग विद एंटीबॉडी फैगोसिटिक सेल्स को सिग्नल्स देती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कैसे वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो एंटीजन है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बाइंडिंग तो हो गई, ठीक, सपोज बड़ा एंटीजन बना लेते हैं, इतना बड़ा है, बाइंडिंग तो हो गई, ठीक, बाइंडिंग हो गई, लेकिन अब ये इतना बड़ा है कि फैगोसिटिक सेल्स इसको इनकल्प नहीं कर पा रही है और किसी कारणवश कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। ओके, और इतना बड़ा है कि इसके पास ढेर सारी क्या है, एपिटॉप्स है, इसके पास मल्टीपल एपिटॉप्स हैं। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट, इस सिचुएशन में क्या होता है? इस सिचुएशन में ये होता है कि ये जो अटैचमेंट है वो क्या करता है, एनके सेल को सिग्नल देता है, एनके सेल को सिग्नल देता है। अब एनके सेल्स क्या करेंगे, एनके सेल्स आएंगी, उनके पास पे इस एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर होगा। अच्छा, उसको कभी कभी नहीं, एफसी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, जो एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज द एफसी रिसेप्टर, क्योंकि हमारा जो एफसी पार्ट होता है, ये जो एफसी पार्ट था वही एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है या फिर अटैच्ड होता है, इसलिए उसको एफसी रिसेप्टर बोलते हैं। अब एंटीजन इतना बड़ा था कि इनमें से कुछ नहीं हो पाया, ठीक, तो अब ये इस अटैचमेंट ने सिग्नल दिया एनके सेल को, एनके सेल्स आई, वो एफसी रिसेप्टर से, अपने सरफेस के एफसी रिसेप्टर से जो एंटीबॉडी एंटीजन से अटैच थी उससे अटैच्ड हो गई। अब इससे क्या हुआ कि एनके सेल इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गई, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गई, बहुत पास आ गई हैं। और हमें पता है एनके सेल्स के पास क्या है, परफोरिन है और क्या है, ग्रेनेंजाइम है, डरावना ग्रेनेंजाइम। ओके, अब ये क्या सिक्रेट करेंगे, परफोरिन सिक्रेट करेंगे। परफोरिन क्या करेगा, पोर क्रिएट करेगा, और पोर क्रिएट होने के बाद कौन जाएगा, ग्रेनेंजाइम जाएगा, जो कि एपोप्टोटिक सिग्नल देगा। परफोरिन पोर क्रिएट करेंगे, अगेन परफोरिन पोर क्रिएट करेगी, ग्रेनेंजाइम जाएगा, क्या करेगा, एपोप्टोटिक सिग्नल देगा, मीनिंग सेल की इंटेंसली डेथ हो जाएगी, या फिर आप कहोगे सेल सुसाइड कर लेगा, फिर सेल की डेथ हो जाएगी। ओके, सो इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। प्रेफरेबली किस केस में होता है, जब एंटीजन बहुत ही बड़ा होता है। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद द एंटीबॉडीज। थैंक यू।